राजकीय महाविद्यालय बीदासर की ई कंटेंट श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बीए प्रथम वर्ष राजनीतिक विज्ञान भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत आचार्य मनु के राजनीतिक चिंतन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्राचीन भारत में राजनीतिक विज्ञान पृथक से कोई विषय न होकर दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही शामिल किया जाता था। और वैसे भी न केवल भारत में बल्कि यूनान में भी अरस्तु और प्लेटो के समय तक राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र का ही एक अंग माना जाता था। इसी के अंतर्गत प्राचीन भारत में आचार्य मनु, जिनके नाम और उत्पत्ति को लेकर काफ़ी भिन्न भिन्न मत हैं, इनके द्वारा लिखित ग्रंथ जिसे मनुस्मृति कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम मानव धर्मशास्त्र भी है, इसमें संपूर्ण सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी दी गई है। इसी के अंतर्गत राजनीतिक विचार भी हैं और इसी से आचार्य मनु के राजनीतिक विचारों का हमें पता चलता है। आचार्य मनु के बारे में सत्यमित्र दुबे का कथन है, मनु की राज व्यवस्था की वास्तविक कसौटी धर्म है। यानी ये माना जाता है कि आचार्य मनु ने राजनीति को धर्म से जोड़कर देखा। वर्तमान समय में हम जो धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बात करते हैं, ऐसा कुछ उस समय में नहीं था, प्राचीन समय में नहीं था। और आचार्य मनु के लिए राजनीति धर्म का ही एक सहायक अंग मानी गई थी। अब अगर हम आचार्य मनु के राजनीतिक विचारों की बात करें तो सबसे पहले उनका जो राजनीतिक विचार है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने देवीय सिद्धांत का समर्थन किया और साथ ही साथ उसके अंदर विभिन्न देवताओं के अंश राजा के अंदर होने का सिद्धांत जोड़ दिया। आचार्य मनु ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि वस्तुतः सबसे पहले पृथ्वी पर मत्स्य न्याय की स्थिति थी। मत्स्य न्याय का अर्थ होता है जहां पूर्ण रूप से अराजकता हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाए। ऐसी स्थिति में धर्म की स्थापना, शांति की स्थापना के लिए ईश्वर ने राजत्व की स्थापना की, राजा को अपना प्रतिनिधि बनाकर पृथ्वी पर भेजा। इसी कारण प्रजा का यह पावन कर्तव्य होता है कि वो राजा की प्रत्येक आज्ञा का पालन करे, क्योंकि राजा देवताओं का प्रतिनिधि है और इस तरह से खुद भी वो देवता है। साथ ही साथ उन्होंने राजा के देवत्व को आगे बढ़ाते हुए लिखा है कि राजा के अंदर वायु, यम, वरुण, सूर्य, अग्नि, इंद्र, कुबेर इत्यादि देवताओं के सर्वोत्तम अंशों का निवास है। इंद्र से प्रभुत्व, सूर्य से प्रताप, यम से क्रोध, कुबेर से धन और चंद्रमा से आनंद की प्राप्ति होकर राजा के शरीर का निर्माण हुआ है। इस कारण राजा साक्षात ईश्वर का अवतार है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आचार्य मनु राज्य की उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट तौर पे देवीय सिद्धांत का समर्थन करता है और राजा को देवताओं की उपाधि से सुशोभित करता है। साथ ही साथ इस तरह से राजा एक तरह से सर्वशक्तिमान बना दिया जाता है। उसके बाद में राजा के ऊपर मनु देवत्व का आरोप करते हुए उसे कर्तव्यों के प्रति भी सजग करता है, क्योंकि राजा पद की उत्पत्ति अराजकता की समाप्ति के लिए हुई है। इसलिए राजा का प्रथम और अनिवार्य कर्तव्य है प्रजा का रक्षण करना
और दूसरा कर्तव्य है प्रजा का पालन करना। इसके अलावा धर्म की रक्षा, धर्मो रक्षित धर्मो रक्षति रक्षित है, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इस तरह उन्होंने प्रजा की रक्षा, प्रजा के कल्याण और धर्म की रक्षा को राजा का अनिवार्य कर्तव्य घोषित किया है, और इसी के बदले में वो प्रजा से उसके धन धान्य का छठा हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी होता है। इसके उपरांत हम बात करते हैं मनु के सप्तांग सिद्धांत की, जो भारतीय के प्राचीन विचारकों में बड़ा लोकप्रिय था कि राज्य का निर्माण 7 अंगों से हुआ है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में इसे राज्य का आंगिक सिद्धांत भी कई जगह पे लिखा जाता है। सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत मनु ने राज्य के 7 अंग बताए: स्वामी, अमात्य, पूर्व राष्ट्र, कोष, दंड और सुहृद यानी मित्र। और इसी के आधार पर इसे सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। मनु का कहना है कि ये 7 अंग समान रूप से महत्वपूर्ण है, इन्हें हम अलग अलग करके नहीं दे सकते, और अगर एक अंग को भी इसमें से पृथक कर दिया जाए तो राज्य का विनाश हो सकता है। साथ ही साथ मनु ने दंड शक्ति और दंड नीति को राज्य का मूल आधार बनाया, जिसे बाद में शक्ति के नाम से भी हम जानते हैं। आधुनिक समय में हम देखते हैं कि शक्ति किसी राजनीतिक व्यवस्था का एक अनिवार्य गुण है। इसी रूप में मनु ने दंड शक्ति और दंड नीति को महत्व दिया, क्योंकि अराजकता से मुक्ति के लिए दंड शक्ति राजा के पास रखी गई है, और उस दंड शक्ति का प्रयोग करना राजा का अनिवार्य कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त आचार्य मनु ने मंडल सिद्धांत के ऊपर भी लिखा। विदेश नीति के संदर्भ में उन्होंने मंडल सिद्धांत, जिसके अंतर्गत एक विजिगीषु राजा होता है, विजय की आकांक्षा वाला, उसके पड़ोस में अलग अलग प्रकार के उसके पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें अरि यानी शत्रु है, मित्र है, उदासीन है और तटस्थ है। इसके साथ साथ उन्होंने सिद्धांत दिया कि हमारा ठीक पड़ोसी जो राज्य होता है वो हमारे लिए शत्रु होता है, और उनका अगला पड़ोसी हमारे लिए मित्र का कार्य करता है। इस तरह से 12 राज्यों का उन्होंने मंडल सिद्धांत दिया, और आज भी कहीं न कहीं इसी मंडल सिद्धांत का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने मित्र और शत्रुओं के चयन, उनके प्रति विदेश नीति के निर्धारण में किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने षाड्गुण्य नीति कि विदेश नीति के संचालन के लिए, विदेश संबंधों के संचालन के लिए 6 प्रकार की नीतियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो प्राचीन भारत की कूटनीति का आधार भी रही और वर्तमान में भी इसका कहीं न कहीं उपयोग होता है। संधि, समझौता। दूसरा है विग्रह, यानी युद्ध से पहले की तनाव की स्थिति, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, ऐसी संभावना हो, उसे विग्रह कहते हैं। यान की स्थिति तब होती है जब आक्रमण के लिए प्रस्थान कर दिया जाता है। आसन का अर्थ होता है तटस्थ रूप से एक बार वेट एंड वॉच की नीति। संश्रय यानी आश्रय, अपने से शक्तिशाली का आश्रय लेना। द्विधि भाव यानी एक साथ सेना के 2 भाग करके शत्रु राज्य को परास्त करने की तकनीक। अब अगर हम मनु के विचारों का मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि आचार्य मनु वस्तुतः राजनीति को धर्म के अधीन करके देखते हैं। वे राजनीति को धर्म का ही एक भाग मानकर विवेचन करते हैं। इसके अलावा उनका विदेश नीति के बारे में मंडल सिद्धांत और षाड्गुण्य नीति बहुत उपयोगी और वर्तमान में भी प्रासंगिक है। राज्य का सप्तांग सिद्धांत वर्तमान में थोड़ा सा बदल गया है। वर्तमान में हम जानते हैं कि राज्य के 4 अनिवार्य अंग माने जाते हैं। इसके अलावा
राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को वर्तमान में मान्यता नहीं दी जाती है। कुल मिलाकर मनु का महत्व अगर हम देखें तो राजनीतिक विचारों के भारतीय इतिहास में सबसे पहले जो प्रथम विचारक के तौर पे मनु का नाम लिया जाता है, जिनके विचारों को आगे पुष्पित पल्लवित करने का कार्य चाणक्य करता है। इसके अलावा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मनु का विचार आज भी हूबहू प्रासंगिक है, क्योंकि राज्य के गठन का आधार लोक रंजन लोक रक्षण है। ये बात मनु ने कही है, जिसे आज भी हम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। इसके अलावा मनु ने पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी अपने विचार रखे हैं। इसके अलावा मनु के विचारों में राजा के जो कर्तव्य का विचार है कि राजा पर कुछ कर्तव्य भी हैं, वो हालांकि उसके राजा को कुछ मात्रा में निरंकुश होने से रोकते हैं, लेकिन अधिकांश जो विचार हैं उनके आधार पे ये माना जाता है कि मनु का राजा निरंकुश श्रेणी में शामिल हो सकता है।